तो अब तक हमने जो है क्या किया है कि कुछ स्टॉक शीट जो है वो प्रिपेयर कर ली है, और दूसरे नंबर पर हमने जो है ये पहली जर्नल एंट्री जो थी पहली ट्रांजैक्शन की वो पास कर चुके हैं। तो दूसरा जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है 3 जनवरी को आ रही है कि हमने 3000 यूनिट्स जो है वो बल्कि सॉरी ये तो 3 जनवरी लिए हम पास कर चुके हैं। जो दूसरी ट्रांजैक्शन आ रही है वो 8 जनवरी को आ रही है और सेल की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। 2900 यूनिट्स हम जो है हमने सेल आउट किए हैं। तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर 2 लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में कोई सीरियल नंबर जो है वो नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है वो सीरियल नंबर दे सकते हैं, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को आप 1 कह रहे हो, किसी को 6 कह रहे हो, ठीक है। तो 8 जनवरी को हमने क्या किया है कि 2900 यूनिट सेल आउट किए हैं, और जो सेल प्राइस है वो क्या है 266,800 है, सब्जेक्ट टू 2% डिस्काउंट ऑन पेमेंट विद इन 10 डेज। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं सिंपल एक बात बता दूं कि जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो और उस इंफॉर्मेशन के अलावा और कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन न दी हो, तो एग्जामिनर ने आपको खुली छुट्टी दी हुई होती है अजम्पशन लेने की। लेकिन यहाँ पर आपने अजम्पशन यही लेनी है कि हमने जो है वो जो है वो सेल की है क्रेडिट के ऊपर, और जो बेसिकली हमें अमाउंट मिलेगी वो बेसिकली डिस्काउंटेड मिलेगी, यानी कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा। क्योंकि इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहली रीजन तो यही है कि ऑब्वियसली हर बंदा यही चाहता है कि मैं कम पैसे पे करूं, यानी कि मुझे पैसे कम देना पड़े। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग थोड़ा सा टेक्निकली इस वर्डिंग के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर वो आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है, अब आगे कस्टमर का मर्जी कि वो दे या ना दे। यहाँ पर उसने बाकायदा लिखा हुआ है कि सोल्ड 2900 यूनिट्स ऑन 30 डेज क्रेडिट फॉर ₹266,800 सब्जेक्ट टू 2% डिस्काउंट ऑन पेमेंट विद इन 10 डेज। यानी कि ये बेसिकली आपके एग्रीमेंट की टर्म है कि जो कस्टमर है वो 10 डेज के अंदर पे करेगा और वो 2% डिस्काउंट जो है वो लेगा। यानी कि एक तरह से ये चीज सर्टेन है। इस वजह से आप लोग क्या करेंगे कि जब एंट्री आप लोग पास करेंगे सेल की, तो आप इस डिस्काउंट का जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों से जो सेल की एंट्री रिक्वायर्ड है वो बेसिकली एट द टाइम ऑफ सेल की एंट्री रिक्वायर्ड है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट की एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं है। यानी कि आप लोगों को ये जो डिस्काउंट का उसने हवाला दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि आपने 8 जनवरी को जब सेल करनी है तो सिर्फ सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। पैसे वो 10 दिन के बाद दे, 10 दिन से पहले दे, ये उसका हेडेक है। आई कैप नहीं चाह रहा कि आप लोग जो है खामखा इसकी एंट्री पास करो, क्योंकि कोई मजीद इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी हुई। तो आप लोगों को पता है कि जब भी परपेचुअल सिस्टम के अंदर हम लोग सेल की एंट्री पास करते हैं तो दरअसल 2 एंट्रीज पास की जाती हैं। एक एंट्री जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर पास की जाती है टू रिकॉर्ड द सेल रेवेन्यू, और दूसरी एंट्री कॉस्ट प्राइस के ऊपर पास की जाती है टू रिकॉर्ड द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो आइए हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं इसको। डेट इसकी 8 जनवरी थी, यहाँ पर आप 8 जनवरी लिखिए, 8 जनवरी 2020, और इसमें आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना क्योंकि आपकी क्रेडिट सेल है। यहाँ पर एक चीज हो सकती है वो मैं आप लोगों को बता दूं, और वो भी आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर होती है। जब भी आपने डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है तो आपको पता है कि आपके पास 2 अप्रोचेस होती हैं, एक नेट अप्रोच होती है, ग्रॉस अप्रोच होती है। ग्रॉस अप्रोच ये कहती है कि आप जब एट द टाइम ऑफ सेल एंट्री पास करेंगे तो आप फुल अमाउंट से एंट्री पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को आप फुली रिकॉर्ड करेंगे और सेल्स को फुली रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब कस्टमर डिस्काउंट अवेल करता है तो फिर आप क्या करते हैं कि डिस्काउंट की एंट्री पास करके अकाउंट रिसीवेबल को नल कर देते हैं। लेकिन जब आप नेट अप्रोच के जरिए से एंट्री पास करते हैं तो आप शुरू ही में अकाउंट रिसीवेबल को डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है वो पास करते हैं और साथ ही डिस्काउंट लॉक कर देते हैं। तो दोनों तरीके वैसे अपनाए जा सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो यही है कि एट द टाइम ऑफ सेल ग्रॉस एंट्री पास की जाए, और जब डिस्काउंट अवेल हो जाए तो उसके बाद फिर जो है वो डिस्काउंट की एंट्री पास की जाए। क्योंकि जो हमारे अकाउंटिंग की जो प्रोविजंस होती हैं उनमें से एक प्रोविजन ये भी है कि हम लोग फ्यूचर लॉसेस की तो प्रोविजन बुक कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर इनकम को हम कम ही रिकॉर्ड करते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये कि वो इतने सर्टन हो जाए कि जिसका डिनायल जो है वो मुमकिन ना हो सके। जब आप लोग इंशाल्लाह ताला IAS 37 पढ़ेंगे
तो आप लोगों को पता चल इस 37, हाँ बिल्कुल इस 37 जब आप लोग पता चलेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक टर्मिनोलॉजी होती है एसिड के मुतालिक, जो कि इस कैटेगरी में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, चलें अब इसकी एंट्री पास करते हैं। 2900 यूनिट्स हमने सेल किए हैं 30 डेज के ऊपर, तो जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है वो 266,800 से डेबिट होगा। ठीक है, और हमने सेल्स को किससे क्रेडिट करना है, सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे इसी अमाउंट से। और दूसरी एंट्री हमने किस चीज़ की पास करनी है, दूसरी एंट्री हमने पास करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये जो आपने स्टॉक शीट बनाई थी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये 8 जनवरी की सेल्स हैं। इसकी कॉस्ट कितनी बनी, इन दोनों का सम जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि 145,200 जो है इसकी अमाउंट है। 145,200 से आपने ये एंट्री पास कर दी और अपने इन्वेंट्री अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया बाय 145,200। ठीक है, तो ये आपने जो है इसकी डबल एंट्री भी पास कर ली। अब चलते हैं अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। ये 8 जनवरी से मुतल्लिक है और 2900 यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं, सॉरी 1800 यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं क्रेडिट पे, और 171,000 जो है लिस्ट प्राइस थी, एंड अलाउड अ डिस्काउंट देयर ऑन एट 5%। तो अब ये जो है इसका मतलब ये है कि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये एक सेटलमेंट डिस्काउंट है। तो ये जो हमारी 15 जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने 1800 यूनिट्स जो है वो क्रेडिट पे सेल किए हैं 171,000 के, और 5% डिस्काउंट हमने दिया है, तो चूंकि यहाँ पर हमारी अजम्पशन जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ना, तो हम यहाँ पर इस चीज़ को यूँ अज्यूम करेंगे कि दिस इज़ बेसिकली अ ट्रेड डिस्काउंट एंड नॉट अ सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो दिस इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम किस तरह से पास करते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम सेल करेंगे तो हम बेसिकली उसकी नेट सेलिंग ग्रॉस पे नहीं करेंगे बल्कि नेट सेलिंग प्राइस के ऊपर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो चलते हैं, 1800 यूनिट हमने सेल आउट किए हैं और ये तारीख क्या है हमारे पास, 15 जनवरी, 15 जनवरी 2020। तो इसके अंदर हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना है क्योंकि दिस इज अ सेल ऑन क्रेडिट, और कितनी अमाउंट से करना है, 171,900 का 95%। और इसी तरह हमने सेल्स अकाउंट जो है उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, और कितनी अमाउंट से करना है, अगेन 171,900 के 95% से, क्योंकि हमने इसमें 5% का जो ट्रेड डिस्काउंट था उसको रिड्यूस कर देना है। ऑन द सेम हैंड हमने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ सेल को हमने डेबिट करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को किस अमाउंट से डेबिट करना है ये हमें स्टॉक शीट से पता चलेगी। आप इन दोनों का सम करेंगे जो हमारे पास हमने यूनिट सेल आउट किए हैं, तो इनका सम आता है 97,100 के इक्वल। तो यहाँ पर आप लिखें 97,100, और इन्वेंट्री अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है बाय द सेम अमाउंट जिस अमाउंट से आपने कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड की है, 97,100। तो ये हमारी जो है जनरल एंट्री पास हो गई है इसकी, जो हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन थी। इसके बाद हम दोबारा से अपने स्टॉक शीट की तरफ मुतवज्जो होते हैं। 20 जनवरी 2020 को हमने क्या किया कि हमने 500 यूनिट्स जो कि डैमेज थे हमारे इन्वेंट्री के, जो हमने 3 जनवरी 2020 को परचेज की थी, उसको हमने रिटर्न किया, और ये जो अमाउंट हमें मिलनी थी वापस उसको हमने सेट ऑफ कर दिया किसके अगेंस्ट, हमारे बैलेंस पेबल के, जो हमने सप्लायर को पे करना था। तो पहले इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं कि हमारी स्टॉक शीट में क्या होगी। सबसे पहले हम इसकी डेट लिखेंगे, ये है 20 जनवरी। आप लोगों को पता है कि जब भी हम स्टॉक वापस करते हैं तो बेसिकली ये भी हमारा एक इशू होता है आउट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, 500 यूनिट्स डैमेज थे और 3 जनवरी को हमने परचेज किया था, तो 3 जनवरी की जो परचेजेस थी उनका रेट क्या है,
57, ये मैंने बोल्ड कर दिया आपके सामने ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। और वैसे भी आपको पता है कि ऊपर वाली इन्वेंट्रीज तो ये हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। इसको मैं यहाँ पर रेड साइन दे देता हूँ, रेड कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हम इन्वेंट्री एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो इसका रेट आप लिखे हैं 57, और यहाँ पर आप इन दोनों का जो है वो प्रोडक्ट लेके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी टोटल में से इसको माइनस कर दिया जाए। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए परचेजेस रिटर्न। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं 20 जनवरी 2020। तो परचेजेस जो है हम किस तरह से करते हैं इसको देखें, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें कि हमारी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। Returned 500 damaged units purchased on 3 January 2020. The return amount was set off against payable balance to the supplier. यानी कि हमने सप्लायर के कुछ पैसे देने थे, तो हमने जो इन्वेंट्री खरीदी थी 3 जनवरी को वो हमने कैश पे खरीदी थी, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। हमने इन्वेंट्री कैश के ऊपर परचेज की हुई थी, यानी कि जब हम ये इन्वेंट्री के 500 यूनिट्स वापस हमने करने हैं अपने सप्लायर को, तो उसूली तौर पे हमें उसके बदले में कैश वापस मिलना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, हमने कैश वापस नहीं लिया, बल्कि हमने अपने सप्लायर से कहा कि भाई मैंने जो तुम्हारे पैसे देने थे तो तुम इस तरह करो, ये अपनी इन्वेंट्री वापस रखो, और जो मैंने तुम्हारे पैसे देने थे ना वो पैसे भी मुझसे ना लो, यानी कि मुका कर लो। बात आ रही है समझ में? तो इस वजह से जो हमारी इन्वेंट्री नॉर्मल केस में होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, हमने अपना कैश को डेबिट करना चाहिए था हमें, क्योंकि हमें कैश मिलता, और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था क्योंकि हम वो वापस कर रहे हैं। या इन्वेंट्री अकाउंट को आप डायरेक्टली भी क्रेडिट कर सकते थे क्योंकि बेसिकली आपका परपेचुअल सिस्टम है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपको पैसे नहीं मिल रहे बल्कि आपका अकाउंट पेबल रिड्यूस हो रहा है। क्यों पेबल रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि बेसिकली ये आपके सप्लायर ने एग्री कर दिया है कि ठीक है तो मुझे अपनी इन्वेंट्री वापस कर दो, उसके बदले पैसे तुम ना दो, बल्कि जो तुमने मुझे पैसे देने हैं वो मत देना। तो अल्टीमेटली हमारा अकाउंट पेबल जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लिहाजा हम क्या इसकी एंट्री पास करेंगे जनाब, हम अकाउंट पेबल को डेबिट कर देंगे। और अकाउंट पेबल को डेबिट करने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने हमारा जो पेबल है वो रिड्यूस हो गया। कितनी अमाउंट से? उतनी अमाउंट से जो कि इसकी जो इस गुड्स की कॉस्ट थी 28,500। 28,500 से अकाउंट पेबल डेबिट हो गया, और आप इन्वेंट्री अकाउंट को आप क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। अगर ये पीरियोडिक सिस्टम होता तो हम परचेजेस रिटर्न का अकाउंट यूज करते। अब चूंकि परपेचुअल सिस्टम है तो इस वजह से हम यहाँ पर इन्वेंट्री ही का अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर चलते हैं। 25 जनवरी को हमने क्या किया कि एक और परचेज की है 3000 यूनिट्स की 174,000 रुपीज के बदले में। तो आइए इसकी स्टॉक शीट जो है वो बनाते हैं 3000 25 जनवरी और 3000 यूनिट्स। 25 जनवरी 2020 और ये आपकी परचेजेस हैं। कितने आपने यूनिट्स खरीदे हैं? 3000 यूनिट्स खरीदे हैं। और क्या कॉस्ट थी इनकी? 174,000 यूनिट्स इनकी कॉस्ट थी। और यहाँ पर जो है आप इनका रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो 58 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो क्या आया, इसकी जो आपने यूनिट्स परचेज की है उनकी कॉस्ट आई। एज इट इज़ इसको बैलेंस वाले कॉलम में आप जो है वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद क्या होता है, हमें बल्कि उस वक्त इसकी डबल एंट्री भी पास कर लेनी चाहिए। तो क्योंकि हम इसको परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, बल्कि ये क्रेडिट परचेज नहीं है। आप लोग देखिए, परचेज 3000 यूनिट्स फॉर रुपीज 174,000 अगेंस्ट इशुएंस ऑफ अ पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि हमने चेक पे कर रहे हैं, तो यानी कि हमने अपने बैंक अकाउंट से इसको पे किया। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री पे करेंगे, पास करेंगे,
परचेजेस हमने डेबिट करनी है, कितनी अमाउंट से, 174,000 से, 174,000। और बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट करना है किससे, अगर यहाँ पर आप कैश यूज कर लेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपका मार्क डिडक्ट करे, इसलिए क्योंकि ये बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है इसमें खालिसतन उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि पेमेंट जो है थ्रू चेक हुई है, और चेक ऑब्वियसली आपके बैंक के बैलेंस को रिड्यूस करती है। कैश जो है नॉर्मली आपके कैश इन हैंड को या पेटी कैश को कहा जाता है, तो इस वजह से ये भी आपका एक कंसेप्चुअल जो है वो एरर समझा जाएगा अगर आप लोग बैंक की जगह कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये जो है इसकी 5th ट्रांजेक्शन की एंट्री थी। आगे चलते हैं। तो 30 जनवरी को क्या हो रहा है कि हम 2000 यूनिट्स जो है वो क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं 120,000 के। दीज यूनिट्स और कलेक्टेड, अच्छा आगे डिटेल जो है वो कलेक्शन के हवाले से है। तो हम 30 जनवरी की स्टॉक शीट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर अब इसको हाईलाइट रखने का फायदा नहीं, इस वजह से इसको नीचे ले आते हैं। ये 30 जनवरी है, ये हमारे पास परचेजेस हैं, और कितनी परचेजेस हैं हमारे पास, 2000 यूनिट्स की, और हमने इनको 120,000 का जो है वो परचेज किया है, और इसका हम पर यूनिट बैलेंस इस तरीके से निकाल लेते हैं। चलो, उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये 2000 यूनिट्स जो हमने परचेज किए 120,000 के, ये हमने अपने उसमें रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बैलेंस के अंदर भी आप इसको एज इट इज जो है वो पेस्ट कर दीजिए। तो इसकी जो है हम अब दोबारा से एंट्री हम पास करते हैं। 2000 यूनिट्स हमने परचेज किए 120,000 के, और 30 जनवरी को। तो यहाँ पर जो है इसकी आप एंट्री पास कीजिए। यहाँ पर आप इन्वेंट्री अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 120,000 से, और अकाउंट पेएबल को आपने क्रेडिट कर दिया 120,000 से। तो इस तरीके से हमारी इस ट्रांजैक्शन की भी जो डबल एंट्री है वो भी पास हो गई, और जो इसकी शीट थी वो भी हमने पास कर ली। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं, मजीद उन्होंने जो है ना 2 एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दिए हुए। एक उसने हमें ये बताया हुआ है कि 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री जो थे वो एक्सपायर थे, और उनको हम 20 रुपीज़ पर यूनिट हम इसको स्क्रैप पे सेल कर सकते हैं। तो जो यूनिट्स एक्सपायर हो गए, ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आप उनको भी अपने उससे निकाल देंगे। तो ये जो 100 यूनिट्स इन्वेंट्री के, इसको भी हमने अपने स्टॉक शीट में से रिड्यूस करना है। ठीक है, तो स्टॉक शीट हमने अपनी बनाई, और यहाँ पर आप 30 जनवरी बल्कि 31 जनवरी को, क्योंकि ईयर एंड पे आप ये कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आप लिख दीजिए राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। 100 यूनिट्स आप लेस कर रहे हैं, और ये कितने पर होने चाहिए, हमारे पास इस वक्त ये स्लॉट चल रही है 3000 वाली। ठीक है, 3000 में से हमने इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ 1200 यूनिट्स जो है वो लेस किए हैं, बाकी सारे के सारे हमारे पास पड़े हैं। तो जो रेट है इसका 57 है, और जब आप इसको आपस में इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 5700 बनता है। तो इज इक्वल्स टू -100, और ये 57 और -5700, और एक और 31 जनवरी की हमारे पास है, और वो हमारे पास इन्वेंट्री का लॉस है। और ये कितने यूनिट्स हैं, ये हमारे पास 600 यूनिट्स हैं, और ये 600 यूनिट्स जो हैं ये भी 57 ही इनका रेट होगा, क्योंकि ये भी बेसिकली हमारी अब तक की वही इन्वेंट्री चल रही है।
तो अब आखिर में जो आप लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि आपने इस सब का टोटल ले लेना है। जब आप इस सब का टोटल ले लेंगे तो बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है स्टॉक शीट की, ये जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। और ये देखें, ये आपके पास जो है इसके आंसर आ गए। ये आपकी स्टॉक शीट की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर आपने अब जो जर्नल एंट्रीज रह गई हैं वो आपने किसकी पास करनी है, जो आखिर की जो राइट डाउन की और ये जो लॉस की आई है। इसमें ये है कि लॉस की राइट डाउन की इन्वेंट्री में आप लोगों को पहले करवा देता हूँ। उसमें दरअसल ये होता है कि ये जो आपका इन्वेंट्री थी ना, ये जब राइट डाउन होती है तो आपने दरअसल अपनी नॉर्मल इन्वेंट्री में से इसको निकाल कर इसको जो आपकी स्क्रैप इन्वेंट्री थी उसमें ट्रांसफर कर दी है। तो सबसे पहले तो आप अपना इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं कितनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट बेसिकली आपकी वहां पर जितनी आपने रिड्यूस की है, और आपको स्टॉक शीट से पता चल जाएगा। 5700 की जो अमाउंट है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर उसको क्रेडिट करना है। अब चूंकि हमारी इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ 20 रुपीज की बिक सकती है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। इतनी अमाउंट हमने अपने स्क्रैप में ट्रांसफर करनी है, और बाकी जो 80 रुपीज की अमाउंट है ना आउट ऑफ 100, वो आपने क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। जो आपका बेसिकली 80 रुपीज का लॉस हुआ, यहाँ पर जो बैलेंसिंग अमाउंट है, तो हम इसको नंबर 8 पे, और इसको भी 31 जनवरी 2020, ये लॉस हमारा डेबिट हो जाएगा लॉस अकाउंट, या आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितनी अमाउंट से, 34,200 की अमाउंट से। और इन्वेंट्री अकाउंट को आपने 34,200 की अमाउंट से क्रेडिट कर देना। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।